डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन के महामैराथन। तो डियर स्टूडेंट, इस महामैराथन को वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि चार विभिन्न माध्यमों के अपवर्तनांक 1.45, 1.76, 1.32 तथा 1.59 है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी उसका अपवर्तनांक होगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास चार अपवर्तनांक दिए गए हैं और हमें ये पता करना है कि यहाँ पर कौन से अपवर्तनांक वाले माध्यम में हमारे पास जो प्रकाश की चाल है वह सर्वाधिक होगी। तो हमारे पे प्रकाश की चाल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है वेलोसिटी, यानी कि v बराबर c बटे लैम्डा, यानी कि c बटे न्यू, या प्रकाश की चाल यानी कि वेग निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है वेग बराबर b बराबर हमारे पास c बटे यानी कि n, यानी कि वेग बराबर हमारे पास निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक। तो इसमें वैल्यू रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर v बराबर हो जाएगा, यानी कि प्रकाश की चाल हमारे पास होते हैं 3 × 10⁸ और हमारे पास n हो जाएगी 1.45, यानी कि ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर लिया है हमने 1.45 लिया है यहाँ पर। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा v बराबर 2.06 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि हमारे पास ये आ गया है। अब यहाँ पर इसी प्रकार हम 1.76 को रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 10⁸ और यहाँ पर हो जाएगा 1.76। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास जो कि 1.70 × 10⁻⁸ हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर लेते हैं 1.32 को, यानी कि v बराबर हमारे पास हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 1.32। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास v बराबर जो कि 2.27 × 10⁸ और यहाँ पर अगर n बराबर हम लेते हैं 1.59 तो हमारे पास हो जाएगा v बराबर 3 × 10⁸ और हो जाएगा 1.59। तो आ जाएगा v बराबर हमारे पास 1.88 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी उसका अपवर्तनांक 1.32 होगा। यानी कि हमारे पास जब 1.32 का हमने मान निकाला था, यानी कि अपवर्तनांक रखकर हमने मान निकाला था वेग का, तो हमारे पास आ गया था 2.27 × 10⁻⁷ हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड आ गया था, जो कि हमारा सर्वाधिक चाल आई थी। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1.32। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना है। यदि ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार का आधा हो तो ग्रह की सतह पर गुत्ती त्वरण का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास कह रहा है कि किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना है, यानी कि यहाँ पर ग्रह का द्रव्यमान हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर मास ऑफ प्लेनेट, यानी कि mp बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 मास ऑफ अर्थ, यानी कि 2 me, और यहाँ पर ग्रह की त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि r बराबर हमारे पास r प्लेनेट बराबर re/2, यानी कि त्रिज्या हमारी पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है, तो यहाँ पर आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर g डैश हो जाएगा हमारे पास, यानी कि जो g डैश हो जाएगा, यानी हमारे पास गुत्ती त्वरण g डैश बराबर gmp अपान हमारे पास हो जाएगा r² अपान r² इंटू p, यहाँ पर यानी कि r² प्लेनेट की त्रिज्या यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि स्मॉल g बराबर होता है gm अपान r² हमारे पास होता है, उसी प्रकार से मैंने इसमें वैल्यू रखी है। तो यहाँ पर g डैश बराबर हो जाएगा हमारे पास जो कि g कैपिटल G इंटू 2me, क्योंकि हमारे पास जो कि mp का मान हमारे पास है 2me और यहाँ पर हमारे पास rp का मान है हमारे पास re/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास g बराबर होता है हमारे पास gme अपान re², ये हमारे पास होता है, तो इसी प्रकार इसमें वैल्यू रखी है। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा re²/4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास g डैश बराबर 2 gme और यहाँ पर r² हो जाएगा और अपान में ये 4 चला जाएगा, यानी कि re²। तो यहाँ पर अब ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा, यानी कि g डैश बराबर 8 gm और हमारे पास आ जाएगा re²। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास g बराबर हमारे पास है gme अपान r² और यहाँ पर आ गया है g बराबर हमारे पास g डैश बराबर 8 gm अपान re का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं g डैश जो कि
जी डैश बराबर है 8 जी के, यानी कि हमारे पहले से हमारा 8 गुना हो जाएगा, जो कि गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ऑप्शन नंबर सी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमारे पास एक कार 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ एक सीधी सड़क पर चलना आरंभ करती है। 40 सेकंड पश्चात ब्रेक लगाकर अगले 8 सेकंड में कार को विरामावस्था में लिया जाता है, तो कार का कुल विस्थापन हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सीधी सड़क है और यहाँ पर हमारे पास एक कार जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास u बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक हमारा 0 है। तो t बराबर हमारे पास है 40 सेकंड, यानी कि 40 सेकंड के पश्चात हमारे पास 40 सेकंड का समय लेते हैं उसके बाद, और यहाँ पर और u बराबर हमारे पास हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क, और t हमारे पास हो जाएगा 8 सेकंड, यानी कि 8 से अगले 8 सेकंड। यहाँ पर हमारे पास प्रारंभिक जो 0 है और यहाँ पर हमारे पास 40 सेकंड पश्चात यहाँ ब्रेक लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमारा यह अंतिम वेग हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर पता हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन यानी कि a बराबर हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो v1 हमारे पास हो जाएगा, यानी कि v1 बराबर u प्लस at। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, यानी कि हो जाएगा हमारे पास v1 बराबर जो कि 0, यानी कि हमारे पास 0 है, और 2 a हमारे पास 2 और t हमारे पास है 40, यानी कि 80 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर एक और हमारे पास फार्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा, यानी कि ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी कि ut हमारे पास आ गया है जो कि यहाँ पर u हमारे पास है 0 और t हमारे पास है 40 और प्लस 1/2 इंटू a यानी कि 2 और हमारे पास 40 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1600 जो कि आ जाएगा। तो हमारे पास v1 जो कि आ गया, यानी कि v1 हमारे पास है 1600 मीटर। अब हमारे पास यहाँ पर v1 हमारे पास आ गया है, हमारे पास v1 है हमारे पास 80 मीटर। यहाँ पर ये हमारे पास यस का मान है। तो यहाँ पर जो कि v1 हमारे पास है 1600 मीटर, और यहाँ पर विस्थापन पूछा गया है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो जाएगा 1680 मीटर, यानी कि 1600 प्लस 80 मीटर। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1680 मीटर। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की शक्ति +1 डायोप्टर है। आप इस लेंस की सहायता से वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहेंगे, तो वस्तु व प्रतिबिंब के मध्य दूरी है, यानी कि वस्तु व प्रतिबिंब के मध्य की दूरी में बतानी है। पर हमारे पास पावर दी गई है, पावर हमारे पास एक डायोप्टर है। तो हमारे पास पावर बराबर हमारे पास फार्मूला होता है 100/, फोकस दूरी, यानी कि यहाँ पर फोकस दूरी निकालने के लिए निकाल लेंगे तो यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे फार्मूला, तो p बराबर हो जाएगा, यानी कि 100/p, यानी कि 100/p का मान हमारे पास जो कि p है हमारे पास है, यानी कि हमारे पास फोकस दूरी आ जाएगी हमारे पास 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फोकस दूरी हमारे पास आ गई 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आवर्धन हमारे पास, आवर्धन जो कि फोकस दूरी हमारे पास यहाँ पर पावर हमारे पास है +1 डायोप्टर, तो हमारे पास आवर्धन हो जाएगा -1। तो यहाँ पर आवर्धन हमारे पास होता है, आवर्धन का हमारे पास सूत्र होता है m बराबर f - v/f। तो यहाँ पर m बराबर रखेंगे -v, और यहाँ पर हमारे पास f है हमारे पास 100 और -v/100। तो यहाँ पर v हमारे पास निकल कर आ जाएगा 200 सेंटीमीटर, तो यानी कि 200 सेंटीमीटर हमारे पास v आ गया है। तो यहाँ पर v बराबर अर्थात हमारे पास 200 सेंटीमीटर अर्थात 2 मीटर, यानी कि वस्तु व प्रतिबिंब के मध्य की दूरी हमारी हो जाएगी 2 मीटर। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मुख्य पैमाने पर 1 मिलीमीटर भाग वाले वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल पर 20 भाग बने हैं, तो वर्नियर कैलिपर का अल्पतम मांग है कि अल्पतम मांग को हमें बताना है वर्नियर कैलिपर का। तो यहाँ पर इसका अल्पतम मांग ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर हमारे पास बराबर होता है, जो कि 1 mm बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर हमारे पास 10 mm होता है, इसलिए हमारे पास 1 mm बराबर 0.1 सेंटीमीटर आ गया है। तो यहाँ पर जो कि क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्नियर कैलिपर में हमारे पास 20 भाग बने हैं, तो जिसका अर्थ है यानी कि 0.1 सेंटीमीटर को हमें 20 भागों में विभाजित किया गया, यानी कि 0.1 को हमें 20 भागों में बांटा गया। तो यहाँ पर इसे बांट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 0.1 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1/20 मिलीमीटर हमारा आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक आ जाएगा हमारे पास 1/20 मिलीमीटर।
अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल है एस्टेक स्टडी के नाम से, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली कंटेंट और PDF नोट्स वगैरह मिलते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 20 ओम प्रतिरोध के तार को काटकर 4 समान भाग कर दिए जाते हैं। यानी कि पहले हमारे पास 20 ओम का एक प्रतिरोध था, उसको काट दिया जाता है और उसके 4 भागों में काट दिया जाता है। तो इन भागों को आपस में समांतर में जोड़ा जाता है, इनको काट कर फिर हम इन्हें आपस में समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर इनका संयोजन का यानी कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बताना है, इनकी टोटल प्रतिरोध हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास 20 ओम का एक प्रतिरोध था, इसे हम 4 भागों में बांट लेंगे तो हमारे पास यानी कि 20/4 यानी कि 5 ओम का एक प्रतिरोध आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इन्हें समांतर में जोड़ेंगे तो समांतर में निकालने के हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, यानी कि 1/R बराबर 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, यानी कि हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 5 प्लस एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4। तो हमारे पास R इसका उल्टा कर देंगे तो R बराबर आ जाएगा हमारे पास 5/4, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1.25 ओम। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 1.25 ओम। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि सिग्नल व खतरे के चिन्ह लाल होते हैं क्योंकि लाल रंग, यानी कि जो आपने देखा जो हमारे इंडिकेटिंग सिग्नल्स होते हैं और खतरे का निशान होता है वह लाल ही होता है। वह ऐसा क्यों होता है, इसका कारण बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है लाल रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है आसानी से परावर्तित होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उच्च चाल से चलता है। तो डियर स्टूडेंट इसका रीजन होता है हमारे पास, यानी कि यहाँ पर सिग्नल व खतरे के चिन्ह लाल रंग के इसलिए होते हैं क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन हमारे पास न्यूनतम होता है, यानी कि लाल रंग होता है वह हमारा कम विसर्जित होता है, यानी कि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जिसके कारण यह कम बिखरा हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए हमारे दूर से दिखाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, जो कि हो जाएगा बी, यानी कि इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से सदिश राशि पहचानिए, यानी कि यहाँ पर हमारे पास सदिश राशि पहचानना है और बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है भार, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है दाब, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है समय। तो डियर स्टूडेंट्स हमारी जो कि यानी कि भार यानी कि W बराबर हमारे पास होता है मास इंटू ग्रेविटी, यानी कि यदि यह एक हमारी सदिश राशि होती है क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो यहाँ पर भार हमारे पास mg और हमारे पास जी हमारे पास गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है और m हमारे पास द्रव्यमान। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि हमारे भार एक सदिश राशि, बाकी के ये तीनों हमारी अदिश राशियाँ हैं। तो यहाँ पर और हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष होता है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 9.46 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 1.49 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर। तो डियर स्टूडेंट एक प्रकाश वर्ष हमारा बराबर होता है, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि प्रकाश की चाल हमारे पास होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और हमारे पास एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और हमारे पास 24 दिन होते हैं और हमारे 24 घंटे होते हैं, हमारे पास 60 मिनट होते हैं और हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो इसका कैलकुलेशन निकाल करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 9.4 से 1 इंटू 10⁻15 मीटर हमारा निकल कर आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक प्रकाश वर्ष हमारा 9.4 से इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 2 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर दाब का मान सीजीएस प्रणाली में होगा, यानी कि 2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का मान हमें सीजीएस प्रणाली में कन्वर्ट करके बताना है। तो यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर यानी कि इसका सीजीएस प्रणाली में मात्रक हो जाएगा। कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 1 न्यूटन हमारे पास होता है, यहाँ पर 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, यानी कि हमारा सीजीएस प्रणाली में हमारा मात्रक होता है जो कि डाइन होता है। और यहाँ पर 2 न्यूटन हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन हो जाएगा हमारे पास 2⁻, इस प्रकार 2⁻10⁵ डाइन, यानी कि 2 न्यूटन हमारे पास आ गया। तो 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर अब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 न्यूटन
प्रति मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा 2 गुणे 10⁵ डाइन, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि मीटर स्क्वायर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 100 इसको सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 को लिख सकते हैं 10⁵2, तो 10⁵ यानी कि 4 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। 2 गुणे 10⁵5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर हो जाएगा 100 का स्क्वायर है, 100 को लिखेंगे 10⁵2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ हमारे पास 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 4 ऊपर भेज देंगे, यानी कि 2 गुणे 10⁻, यहाँ पर हमारे पास 5 है और नीचे ऊपर से ये नीचे जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर माइनस के 4 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 10⁻⁴ हमारे पास आ जाएगा 1, यानी कि 2 गुणे 10, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 20। तो डियर स्टूडेंट इसका 20 डाइन पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि निम्न में से कौन विद्युत शक्ति प्रदर्शित नहीं करता, यानी कि कौन सा इलेक्ट्रिकल पावर को दर्शाता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है I/R², ऑप्शन नंबर जो कि बी है हमारे पास V²/R, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है VI, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है I/R²। तो डियर स्टूडेंट विद्युत शक्ति, यानी कि विद्युत शक्ति हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर का हमारे पास फार्मूला होता है P बराबर, यानी कि P बराबर V इंटू I, और यहाँ पर V बराबर हमारे पास होता है I इंटू R। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P बराबर V इंटू I, सॉरी यहाँ पर V की जगह I R रखेंगे तो आ जाएगा I R इंटू R, यानी कि I² इंटू R, यानी कि हमारे पास एक फार्मूला आ गया I² इंटू R। अब यहाँ पर जो कि I बराबर हमारे पास हो जाएगा I बराबर हमारे पास होता है V/R, तो यहाँ पर हो जाएगा P बराबर B और इंटू V/R, यानी कि P बराबर आ जाएगा हमारे पास V²/R, यानी कि एक हमारे पास आ गया फार्मूला I² इंटू R और आ गया हमारे पास V²/R। तो हमारे पास 2 फार्मूले आ गए हैं। तो डियर स्टूडेंट और एक हमारा ये पास फार्मूला होता है P बराबर BI, तो हमारे पास 3 फार्मूले रहते हैं, ये आप लोग याद रखिए। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दिया है I² इंटू R, ये हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है V²/, ये भी सही है बिल्कुल, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है VI, ये भी हमारा पावर का मात्रक होता है, ये भी हमारे पास सही है। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास IR², जो कि एक गलत है, ये हमारा किसी का भी मात्रक नहीं, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ रखनी चाहिए, यानी कि किसको एक हमारे पास कोई उस जितनी हमारे पास वस्तु है उसके वस्तु के बराबर हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ पर रखनी चाहिए, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अनंत पर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है फोकस से दो गुनी दूरी पर, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है प्रकाशीय केंद्र व फोकस के मध्य। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस यानी कि यहाँ पर उत्तल लेंस बना लेते हैं। हमारे पास उत्तल लेंस है, हमारे पास ये अक्ष होती है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वस्तु है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनने के लिए हमारे पास 2 किरणें ज़रूरी हैं। तो एक हमारी लेंस के समांतर जाती है और एक हमारी केंद्र से होकर जाती है, केंद्र से होकर ये गई हमारी, और एक हमारी ये गई, ये दोनों किरणें हमारे पास मिल गई, यहाँ पर हमारे पास प्रतिबिंब बन गया। यानी कि यहाँ पर हमारे पास फोकस है, यानी कि F1 है, ये हमारे पास 2F1 है, यानी कि ये 2F2 है, हमारे पास ये F2 है, 2F2 है। यहाँ पर हमारे पास ये प्रतिबिंब बन गया है, हमारे पास वस्तु है, इसके वस्तु के बराबर हमारे पास प्रतिबिंब बन गया। तो डियर स्टूडेंट, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें उत्तल लेंस द्वारा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को फोकस से 2 गुनी दूरी पर रखना चाहिए। यानी कि हमारे पास ये फोकस दूरी है, इससे 2 गुनी दूरी पर रख दिया तो हमारे पास ये वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बन गया। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फोकस से 2 गुनी दूरी पर रखना चाहिए। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। यानी कि हम कांच से, जब कांच हमारा होता है, इससे हम कांच के प्रिज्म से हम जो श्वेत प्रकाश को गिराते हैं तो हमारे पास विबगोर यानी कि वायलेट, इंडिगो, हमारे पास ब्लू, ग्रीन और येलो और ऑरेंज और रेड, यानी कि हमारे 7 रंग विसर्जित होते हैं। तो इसमें से बताना है कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है नीला, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है
लाल, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है नारंगी, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है पीला। तो डियर स्टूडेंट, ये 7 रंगों को याद करने की ट्रिक होती है, यानी कि विबगोर, ये आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पर कांच के प्रिज्म से सफ़ेद रंग प्रकाश गुजारने पर लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि एक प्रोटॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त रूप से चलायमान है, राशि जो स्थिर रहती है, यानी कि कौन सी राशि है वह स्थिर रहेगी। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन की चाल नहीं बदलेगी, वह स्थिर रहेगी, परंतु वेग की दिशा बदलती रहती है, क्योंकि इसके प्रोटॉन पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल जो परिमाण को नहीं बदल सकता। जैसे जैसे वेग बदलता है तो परिमाण का पी, यानी कि समय, यानी कि पी बराबर एम भी बदलेगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसकी प्रोटॉन की चाल हमारी नियत रहती है, बाकी ये तीनों बदलते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संवेग भी बदलेगा, त्वरण भी बदलेगा और गति भी बदलेगी। अब मैं यहाँ पर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि किसी सतह पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, जिसे एक्स चिन्ह से इंडिकेट किया गया है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है कागज के तल के लंबवत, हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र बी है, ये हमारे पास दी गई है, और यहाँ पर ये हमारे पास ये केंद्र है, यहाँ से हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। तो एक अल्पाकार क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक अल्पाकार भेजा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र में। तो कण के विक्षेप की दिशा होगी, यानी कि दिशा हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है दाईं, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बाईं, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ऊपर, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है नीचे। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की बात करें, यानी कि यहाँ पर हमारे पास फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा एवं तर्जनी को, इस मध्यमा को इस प्रकार समायोजित करें कि वह एक दूसरे के लंबवत हो, यानी कि हमारे पास फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है, ये हमारे पास ये एफ, और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी, और हमारे पास ये तीनों लंबवत होंगी, तो हमारे पास ये करंट यानी कि आई हो जाएगा। तो एक दूसरे के लंबवत हो तो जो मध्यमा है चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताती है, तथा तर्जनी यानी कि ये तर्जनी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो यहाँ पर हमारे पास अल्पाकार उत्तर की ओर, यानी कि उत्तर की ओर प्रक्षेपित होता है, अर्थात धारा हमारी मध्यमा यानी कि मध्यमा की ओर प्रक्षेपित होगी। प्रश्न के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के लंबवत नीचे की ओर है, क्योंकि प्रश्न में बताया ही गया है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा हमारी पश्चिम यानी कि अंगूठे की ओर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारी दाईं ओर होगी, यानी कि कण के विक्षेप की दिशा हमारी दाईं ओर हो जाएगी। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि मानव आँख का दूरबिंदु होता है, यानी कि मानव आँख का दूरबिंदु कितनी दूरी पर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 250 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 25 मीटर, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है अनंत। तो डियर स्टूडेंट, यानी कि एक हमारा जो सामान्य एक इंसान होता है उसकी आँख का दूरबिंदु हमारा अनंत पर होता है, लेकिन एक सामान्य मनुष्य की आँख का निकट बिंदु आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वह हमारा अनंत तक देख सकता है अगर वह कोशिश करे तो सामान्य, लेकिन 25 सेंटीमीटर से नज़दीक इसका निकटतम बिंदु होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर निकट बिंदु पूछे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर दूर बिंदु पूछे तो अनंत लगाएंगे, आप लोग याद रखिए। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि एक दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा छोटा है तो दर्पण है, यानी कि कौन सा दर्पण हमारा आभासी सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर हमारे पास है अवतल, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है उत्तल, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है समतल, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सूचना अधूरी है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की बात करें, यानी कि एक उत्तल दर्पण में जब हम वस्तु अनंत पर रखी होती है और प्रतिबिंब फोकस पर बनता है तो दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी छोटा सीधा होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल दर्पण के द्वारा हमारा प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो आप लोग याद रखिए। और अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तथा उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो आप लोग याद रखिए। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18,
कह रहा है कि एक कण पर 4 न्यूटन व 3 न्यूटन के 2 बल कार्य कर रहे हैं तो न्यूनतम परिणामी बल के लिए बलों के मध्य कोण होना चाहिए, यानी कि बलों के मध्य का कोण हमें बताना है। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, बलों को बालों लिख दिया गया है, इसके लिए आप सॉरी। तो यहाँ पर यानी कि एफ हमारे पास हो जाएगा एफ इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा F1 माइनस F2 हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम परिणामी बल कि इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी कि हमारे पास 1 न्यूटन आ जाएगा, यानी कि हमारे पास एफ नेट हमारे पास आ गया है 1 न्यूटन। तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा F1 स्क्वायर इंटू F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कास थीटा, यानी कि यहाँ पर सही से लिख देते हैं। एफ नेट बराबर होता है हमारे पास अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कास थीटा, हमारे पास एक फार्मूला होता है। तो इसमें रखेंगे एफ नेट बराबर तो हो जाएगा F1 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस यानी कि 2F1 यानी कि 4 12 दूनी 24 यानी कि 24 कास थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 9 25 प्लस 24 कास थीटा हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर अंडर रूट 25 प्लस 24 कास थीटा। तो यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग ले लेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर ये 25 हमारे पास रूट से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये भी हमारे पास बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लेने से हमारा ये वर्गमूल ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर 25 यानी कि 1 माइनस 25 तो आ जाएगा 24 यानी कि माइनस 24 बराबर 24 कास थीटा। तो कास थीटा बराबर यानी कि माइनस 24/24 तो आ जाएगा कास थीटा बराबर, जो कि कास थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास -1 जो कि वैल्यू होती है हमारे पास 180 डिग्री की। तो थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पर हमारे पास न्यूनतम परिणामी बल निकालने के लिए हमारे पास इनके मध्य का कोण 180 डिग्री का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 2000 में सार्थक अंकों की संख्या है, यानी कि 2000 में हमें सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 1, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 2, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 3, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 4। तो डी सार्थक अंकों की बात करें, यानी कि सार्थक अंक किसी अंक संख्या के दाईं ओर स्थित शून्य तभी सार्थक होते हैं जब दशमलव बिंदु के दाईं ओर भी अन्य सभी शामिल हों। तो यहाँ पर इसमें हमारे सार्थक अंक हो जाएंगे, इसमें सार्थक अंक केवल हमारा 1 होगा, बाकी के हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि अगर हमारे पास इधर हमारे पास कोई पॉइंट लगा हो तो हमारे पास और 0 लगा हो यानी कि 2000.00 होता तो इसमें हमारे सार्थक अंक 4 हो जाते हैं, लेकिन इस पर 1 ही हमारा सार्थक अंक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक सीधे धारावाही में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक के नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, यानी कि यहाँ पर दिशा में बतानी है। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार तार के नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, क्योंकि हमारे पास धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। तो हमारे पास जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारे उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, तथा हमारे पास तार के ठीक ऊपर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण की ओर होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब यहाँ पर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि चित्र बनाया गया है। यहाँ पर चित्र में 4 ओम का प्रतिरोध लगा है और यहाँ पर हमारे पास ये 3 ओम का एक प्रतिरोध लगा है और हमारे पास 1 मीटर है, हमारे पास ये 6 ओम है, 3 ओम में हमारे पास है और हमारे पास ये की लगी है, यहाँ पर हमारे पास एक की लगी है, यहाँ पर हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी लगी है और यहाँ पर हमारे पास इससे जोड़ा गया है। तो इसमें बताना है कि एमीटर का पाठ्यांक, यानी कि एमीटर की हमें रीडिंग बतानी है। तो एमीटर की रीडिंग बताने के लिए इसका इक्विवेलेंट यानी एमीटर की रीडिंग यानी कि आई का मान हमें बताना है, यानी कि करंट है, हमारे पास वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। तो हम इससे सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास 3 ओम 6 ओम हमारे पास समांतर क्रम में है, तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे, इनकी 3 × 6 प्लस 3 + 6 यानी कि 3 × 6 प्लस यानी कि 18 प्लस 3 + 6 9 यानी कि 3 3 9 और 3 दूना 6 यानी कि 2 ओम आ गया और यहाँ पास 2 ओम प्लस 4 ओम हमारे पास श्रेणी में है, तो ये जुड़ जाएंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 6 ओम के हमारे पास यहाँ पर आ गया है, जो कि यहाँ पर हमारे पास जो कि R बराबर आ गया है हमारे पास 6 ओम, हमारे पास V बराबर है हमारे पास 6 वोल्ट। तो यहाँ पर I बराबर होता है V/R, यानी कि V/R आ जाएगा, यानी कि 6/6। तो डियर स्टूडेंट I बराबर आ जाएगा हमारे पास
1 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर जो कि हमारा ए है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इनकी यही हमारा एमीटर का पाठ्यांक होगा। तो यहाँ पर अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि आँख में प्रकाश जिसके माध्यम से प्रवेश करता है वह है, यानी कि आँख में हमारा प्रकाश किसके माध्यम से प्रवेश करता है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है परितारिका, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है पुतली, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है दृष्टि पटल। तो डियर स्टूडेंट, हमारी आँख में के सबसे आगे और पारदर्शी आवरण को कॉर्निया कहते हैं, यानी कि आँख के सबसे बाहरी हिस्से को हम कॉर्निया कहते हैं। तो तथा प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से हमारी आंखों में प्रवेश करता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉर्निया। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पारसेक होगा। पारसेक जिसका मात्रक है वह राशि है, यानी कि किसकी राशि है जिसका पारसेक हमारा मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है समय, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है दूरी, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है वेग। तो डियर स्टूडेंट, पारसेक यानी कि पारसेक दूरी की इकाई होती है, यानी कि पारसेक हमारी दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, आप लोग याद रखिए। तथा इसके द्वारा हमारे पास खगोलीय दूरी यानी कि ग्रहों के बीच की दूरी हमें पारसेक में नापते हैं। तो एक पारसेक बराबर होता है हमारे पास जो कि 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है हमारा एक पारसेक। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारसेक दूरी का मात्रक है। अब यहाँ पर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद एक गेंद 125 मीटर की ऊंचाई से छोड़ी जाती है, तो 4 सेकंड पश्चात गेंद की गतिज ऊर्जा होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है। तो यहाँ पर 4 सेकंड के पास हमारे पास इसका वेग हो जाएगा v बराबर हमारे पास हो जाएगा u+80, यानी कि u+80 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कि प्रारंभिक वेग हमारे पास 0 होता है, तो यहाँ पर क्योंकि ये हमारी गेंद जो कि स्थिर अवस्था में रखी थी, तो यहाँ पर ये हमारे पास है जो कि ए हमारे पास गुत्ती तोड़ जी हमारे पास क्वेश्चन में इधर रखा है 10 और इंटू 4 सेकंड बाद यानी कि 40। तो हमारे पास वी बराबर हो जाएगा हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसका वेग हमारे पास आ गया 40 मीटर पर सेकंड। तो और यहाँ पर मास भी दे रखा है हमारे पास 0.5 किलोग्राम और हमारे पास जो कि बी भी हमारे पास आ गया। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पर रखेंगे 1/2 इंटू mv यानी कि 0.5 इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 40 इंटू 40। और पॉइंट से हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4×5 = 20, सॉरी यहाँ पर 2 20 चले यानी कि 20×5 = 100। जैसा और यहाँ पर हमारे पास 4 है यानी कि 20×5 = 100 × 400 यानी कि हमारे पास आ गया 400 जूल। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 400 जूल। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, तो कण की गतिज ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा हमें बतानी है, यानी कि तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे। तो कण की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी हमसे फिर से पूछी गई, तो इसमें वैल्यू रखेंगे के बराबर हमारे पास होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो m हमारे पास है जो कि 5 और हमारे पास v हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 तो हो जाएगा 2×5 = 10 यानी कि 5×5 दाम 250। तो डियर स्टूडेंट 250 जूल हमारी आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर जो कि बी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो कि है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कि अब यहाँ पर से हमारे पास केमिस्ट्री का सेक्शन शुरू हो गया है। तब इससे पहले हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन अम्लीय लवण नहीं बनाएगा, कौन सा अम्लीय साल्ट नहीं बनाएगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है फास्फोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि हमारे पास H2CO3 होता है, या एक कार्बन युक्त यौगिक होता है, यानी कि इसमें हमारे कार्बन होता है तथा यह यौगिक पानी में CO2 की घोल की थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे पास पानी में उपस्थित होता है। चूँकि यह कमज़ोर अम्ल है तथा यह अम्लीय यौगिक नहीं बनाता है, क्योंकि यह हमारे पास कमज़ोर यौगिक अम्ल होता है, तो यह हमारे पास अम्लीय यौगिक नहीं बनाता है, यानी कि अम्लीय लवण नहीं बनाता है। और बाकी के हमारे पास 1 2 3 ये हमारे पास ये कमज़ोर लवण अम्ल नहीं होते हैं, ये हमारे पास अम्लीय लवण बनाते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी यानी कि हमारे पास कार्बोनिक अम्ल हमारा अम्लीय लवण नहीं बनाता है, तो ऑप्शन नंबर
बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कोहरा कोयलाइडी विलयन है, यानी कोहरा किसका कोयलाइडी विलयन है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है गैस का द्रव में, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है द्रव का गैस में, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है गैस का गैस में, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ठोस का गैस में। तो डी स्टूडेंट कोहरा जो होता है यानी कि कोहरा गैस में द्रव का कोयलाइडी विलयन होता है, यानी कि गैसेज होती हैं उसमें थोड़े बहुत द्रव होता है, उसे हम कोयलाइडी विलयन कहते हैं। जब वायुमंडल में जलवाष्प संघनित होकर वायु के साथ मिल जाती है तो, और अगर यह कोयला धुएं के साथ मिल जाए तो इसे स्मॉग बन जाता है, तो जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो डी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि द्रव का गैस में, यानी कि गैस में थोड़ा बहुत द्रव का मिलियन हो जाता है तो इसे हम कोयलाइडी विलयन कहते हैं। अब यहाँ पर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि आयनन है वह कौन सी प्रक्रिया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है उत्क्रमणीय प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी स्टूडेंट्स हमारी जो आयनन होती है कि आयनीकरण को उस अभिक्रिया के रूप में जानते हैं जिसमें आवेशित कण उत्पन्न होते हैं, यानी कि आयनन में हमारे आवेशित कण उत्पन्न होते हैं, यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तथा इसमें हमारा ये उपस्थित यौगिक ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक होते हैं और उनमें सहसंयोजक बंधों की भागीदारी होती है। तो डी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारे आयनन होती है वह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी कि इसे हम एक बार उत्पाद बनने के बाद हमें दोबारा उसमें नहीं बन सकते, इसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्न में से कौन योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, यानी कि कौन सा जो यौगिक है वह योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है C3H6, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है C2H2, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है C6H6, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है C3H8। तो डी स्टूडेंट्स जो हमारे जो योगात्मक अभिक्रिया व यौगिक दर्शाते हैं, यानी कि जो केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दिए गए यौगिकों में से केवल हमारा जो C2H2 यानी कि जो हमारा एसिटिलीन है वही हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इस प्रकार केवल C2H2 ही हमारा योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास है कह रहा है कि एथेनॉल के एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकरण है तो प्रयुक्त ऑक्सीकारक है, यानी कि हमारे पास जब एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकरण होता है तो उसमें कौन सा ऑक्सीकारक प्रयोग में लाया जाता है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है क्षारीय MnO4 यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है सांद्र H2SO4, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है अम्लीय K2CR2O7, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उपरोक्त सभी। तो डी स्टूडेंट एथेनॉल के एथेनोइक एसिड में ऑक्सीकरण है तो प्रयुक्त ऑक्सीकारक हमारा KMnO4 सांद्र H2SO4 और हमारे पास अम्लीय K2CR2O7 आदि, यानी कि हमारे पास जो एथेनॉल होता है यानी कि C2H5OH होता है हमारे पास, इसका हम जो कि ऑक्सीकरण कहते हैं यानी कि CH3COOH में बनता है, तो हमारे पास KMnO4 या हमारे पास एल्कलाइन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इनमें से तीनों में से कुछ भी हम ऑक्सीकारक के रूप में ले सकते हैं। तो रेशियो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कह रहा है कि एक द्विभाषिक अम्ल का अणुभार 24 है तो इसका तुल्यांकी भार हमें बताना है, यानी कि तुल्यांकी भार होगा ये हमें से पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 24, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 6, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 48, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 12। तो डी स्टूडेंट इसके तुल्यांकी भार की बात करें, यानी कि तुल्यांकी भार हमारे पास होता है जो कि देखिए अम्ल का भार हमारे पास दिया है 24 और द्विभाषिक अम्ल के लिए हमारे पास n बराबर यानी कि डबल है, यहाँ पर n बराबर हमारे पास 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका तुल्यांकी भार निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है यानी कि अणुभार बटे n, यानी कि अणुभार बटे n। तो अणुभार हमारे पास 24 है और n बराबर हमारे पास द्विभाषिक है तो n बराबर 2 हो जाएगा, तो इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा 12। तो डी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है
कह रहा है कि अधातु जिसका प्रयोग खाद्य संरक्षण में करते हैं, यानी कि कौन सी अधातु होती है जिसका प्रयोग हम खाद्य को संरक्षित करने के लिए करते हैं, यानी कि ये हमारा खराब ना हो, यानी खाने की चीज़ों के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कार्बन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है सल्फर, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है जो कि नाइट्रोजन। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास नाइट्रोजन एक अधातु होती है जिसका प्रयोग हम खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए करते हैं। प्रायः डिब्बाबंद या पैकेटबंद खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन की उपस्थिति में ही संरक्षित किया जाता है, यानी कि हमारे डिब्बाबंद या पैकेटबंद हमारे जो वस्तुएं होती हैं जैसे चिप्स वगैरह, उनमें हमारी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो कि डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संयोजक अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता सामान्यतः होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अधिक, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है कम, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है बदलती रहती है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी कि संयोजक अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता सामान्यतः बराबर होती है, क्योंकि समान विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के परमाणु सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो शुद्ध सहसंयोजक बंध तब बनते हैं जब एक ही विद्युत ऋणात्मकता वाले बंध के दो परमाणु होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनकी ऋणात्मकता बराबर होती है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि निम्न में से गलत मिलान है, कि कौन सा गलत मिलान है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है CO2 और सिंगल वन रेखीय, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है CH4 टेट्राहेड्रल, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है PCl3 और हमारे पास जो कि है DH2O रेखीय। तो डी स्टूडेंट, यहाँ पर गलत की बात करें, यानी कि H2O जो कि हमारा एक H2O हमारे पास H2O का स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्सीजन के हमारे पास वैलेंसी होती है 4, यानी कि 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन की 1 होती है। तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, यानी कि H2O रेखीय, यानी कि ये आकार का होता है, यानी कि ये हमारा V आकार का होता है, ना कि हमारे पास रेखिक। तो डी स्टूडेंट, हमारे पास रेखिक गलत है, यहाँ पर V होता है। तो डी स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि हमारा गलत संरचना है, बाकी के तीनों हमारे पास सही संरचना हो जाएगी। अब यहाँ पर बात करें अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास 35 कह रहा है कि ब्राइन है, कि ब्राइन होती है वह क्या होती है, किसे हम ब्राइन कहते हैं, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है NaOH का जलीय विलयन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है Na2CO3 का जलीय विलयन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है NaCl का जलीय विलयन, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है Na2SO4 का जलीय विलयन। तो डी स्टूडेंट, जो हमारी ब्राइन होती है, यानी कि ब्राइन हमारे नमकीन पानी में नमक आमतौर पर सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, यानी कि NaCl का हमारे पास जो जलीय विलयन होता है उसे हम ब्राइन कहते हैं। तो डी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि NaCl का जलीय विलयन। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है 36 कह रहा है कि सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म है, क्योंकि कौन से जो युग्म है उनमें समान इलेक्ट्रॉन है हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारे पास है K+ कामा नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन प्लस, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कामा फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन माइनस, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन प्लस, ऑप्शन नंबर और हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है जो कि यहाँ पर पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन प्लस। तो यहाँ पर सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन परमाणु आवेश में भिन्न होते हैं, क्योंकि उन पर चार्जेस भिन्न होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, जिन्हें हम समान इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो उदाहरण के लिए हमारे पास Na+ कामा Mg2+ कामा Fe माइनस कामा O2 माइनस में प्रत्येक में 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका हमारे पास परमाणु क्रमांक 11 होता है, इससे 1 माइनस हो जाएगा, और इसमें 12 होता है, इसमें 2 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम में हमारे पास Na का परमाणु क्रमांक यहाँ पर 11 है, तो जिसमें या 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, और यहाँ पर क्लोरीन में हमारे पास परमाणु क्रमांक 17 है, जिसमें या 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। इस प्रकार हमारे पास दोनों तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक जो हैं इलेक्ट्रॉन हमारे पास बराबर होंगे। तो डी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Na+ कामा Cl माइनस में हमारे सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म है, इसके ये जोड़कर हमारे पास ये हमारा अपना बॉन्ड बना लेंगे। तो डी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ पर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सोडा लाइम के मिश्रण में बिना बुझे चूने, यानी कि क्विक लाइम का कार्य है, यानी कि इसका कार्य हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है सोडा लाइम की नमी को अवशोषित करने में, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है सोडा लाइम की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है सोडा लाइम का pH बढ़ाने में, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है NaOH के साथ अभिक्रिया के में भाग लेने के लिए।
तो डी स्टूडेंट यानी कि सोडा लाइम जो होता है, सोडा लाइम यानी कि सोडा लाइम के मिश्रण में बिना बुझे चूने का कार्य सोडा लाइम में मौजूद नमी को अवशोषित करना है। यानी कि जो बिना बुझा चूना होता है उसमें नमी को अवशोषित करने के लिए हम सोडा लाइम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यानी कि CO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना ये एक यौगिक होता है जो नमी को आसानी और तेज़ी से अवशोषित करता है। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोडा लाइम की नमी को अवशोषित करने में। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु, यानी कि जो स्टेनलेस स्टील होती है इस पर जंग नहीं लगती है, वह मिश्र धातु होती है, वह किसकी होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कि Fe, यानी कि हमारे पास आयरन निकेल कामा कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आयरन निकेल कामा यानी कि Pb यानी कि लेड। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है यानी कि आयरन निकेल कामा क्रोमियम। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है आयरन निकेल कामा एल्युमिनियम। तो डिस्टोन यानी कि स्टेनलेस हमारी एक लोहे की मिश्र धातुओं का एक समूह है। इसकी संरचना में लगभग 11% यानी कि 11% हमारा क्रोमियम होता है, तथा यानी कि क्रोमियम लोहे में जंग में लगने से रोकता है, यानी कि क्रोमियम जिसमें मिला होता है उसमें जंग नहीं लगती है, और यह ताप प्रतिरोधी गुण भी प्रदर्शित करता है। तो स्टेनलेस स्टील में विभिन्न धातुएं शामिल होती हैं। इसमें कार्बन हमारे पास 0.03% इसमें मिलाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेनलेस में हमारे पास लोहा निकेल और क्रोमियम हमारे पास ये तीनों मिश्र धातु होती है। ये तो हमारी ये एक स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है कि समावेवी युग्म है, कि समावेवी युग्म हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एथेन एवं प्रोपेन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है प्रोपेन एवं ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है एथेन एवं एथीन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है एसीटोन व एथाइल अल्कोहल। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर समावेवी वह होते हैं जिनके अणुओं में समान प्रकार के परमाणुओं की संख्या होती है, परंतु वे रासायनिक और भौतिक गुणों में भिन्न होते हैं। यानी कि उनके अणुओं में समान प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो, लेकिन उनके रासायनिक व भौतिक गुण भिन्न हो। उदाहरण के लिए बात करेंगे एसीटोन का सूत्र, कि एसीटोन हमारे पास हो जाएगा C3H6O, यानी कि इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेंगे यहाँ पर, यानी कि C3H6O यानी कि O यहाँ पर C और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 यानी कि C3H6 इंटू O हमारे पास हो गया। और एथाइल अल्कोहल की बात करें यानी कि एथिल अल्कोहल C2H5OH। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल का सूत्र की बात करें तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल हमारे पास हो जाएगा कि C सिंगल बॉन्ड COH, यहाँ पर हमारे पास इन बचे हुए से हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यानी कि हमारे पास ये हमारे पास है जो कि एथिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये हमारे समावेवी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है अगला क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है कि LPG गैस में दुर्गंध निम्न की उपस्थिति के कारण होती है। यानी कि जो हमारी LPG गैस होती है उसमें दुर्गंध आती है, वह कौन से किसके कारण, यौगिकों के कारण वो हमारी आती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है C2H5SH। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है C2H5OH। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है CH3COOH। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है CH3COCH3। तो डी स्टूडेंट जो हमारी LPG गैस होती है, यानी कि LPG गैस में यानी कि एथाइल मरकैप्टेन, यानी कि यहाँ पर एथाइल मरकैप्टेन यानी कि C2H5SH एक तीव्र गंध वाला एक रसायन है जिसका प्रयोग LPG रिसाव का पता लगाने के लिए सिलेंडर में मिलाया जाता है। तो हम जानते हैं कि LPG गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील होती है, यानी कि जो रिसाव होने पर भयानक आग और विनाशकारी विस्फोट का कारण बन सकती है। इससे बचने के लिए गैस में एथिल मरकैप्टेन मिलाया जाता है, यानी कि इसीलिए मिलाते हैं क्योंकि अगर गैस खुली हो तो इसकी महक आती है, तो इसलिए एथिल मरकैप्टेन यानी कि C2H5SH मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका कारण होता है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि C6 यानी कि C614 कामा नाइट्रोजन 714 है, यानी कि ये क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है सम न्यूट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है सम इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है समबारी। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सम स्थानिक, यानी कि समान स्थानिक। तो डी स्टूडेंट से यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका परमाणु क्रमांक यानी कि पहले का परमाणु क्रमांक हमारे पास 6 दूसरे का 7 है, लेकिन परमाणु भार हमारे पास 14 दोनों का 14 है। तो यहाँ पर इनका कि परमाणु भार समान है तो इसे हम समभारिक कहेंगे। तो डी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारे पास परमाणु क्रमांक दोनों का 7 होता है, दोनों का 6 होता है तो इसे हम समस्थानिक कहते हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है
कह रहा है कि टेफ्लॉन निम्न के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, यानी कि टेफ्लॉन किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है मोनोफ्लोरोएथेन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ड्राईफ्लोरोएथेन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ट्राईफ्लोरोएथेन, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है टेट्राफ्लोरोएथीन। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा टेफ्लॉन होता है वो हमारे टेट्राफ्लोरोएथेन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, यानी कि टेट्राफ्लोरो, यानी कि यहाँ पर टेट्रा यानी कि 4 हमारे पास, फ्लोरो यानी कि फ्लोरीन जुड़ेंगे, यानी यहाँ पर 4 फ्लोरीन जुड़ेंगे और यहाँ पर हो जाएगा एथीन यानी कि C2H2 हो जाएगा। यहाँ पर इसका बहुलीकरण कर देंगे, यानी कि बहुलीकरण, तो हमारे पास बन जाएगा FC, यहाँ पर 4 फ्लोरीन, तो यहाँ पर हो जाएगा N, यानी कि हमारे पास ये हमारे पास बन जाएगा टेट्राफ्लोरोएथेन का बहुलीकरण से हमारे पास जो टेफ्लॉन बन जाएगा। हमारे पास टेफ्लॉन का सूत्र है, यहाँ पर ये फ्लोरीन, यहाँ पर ये फ्लोरीन, यहाँ पर ये AN है। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CO2 की हम जब क्रिया कराते हैं जल से, तो ये इसका क्या बनाता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया करेंगे, यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे 2H2O, तो हमारे पास बन जाएगा C2H2O, यानी कि एसिटिलीन गैस बनेगी प्लस CaOH का वोल्टाइज, यानी कि बुझा चूना बन जाएगा, यानी कि पानी के साथ मिला हुआ चूना बन जाएगा। तो डी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हम कैल्शियम कार्बाइड जल से अपक्रिया करके C2H2 यानी कि एसिटिलीन गैस बनाता है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी, यानी कि कौन सा जो समस्थानिक है वह रेडियो एक्टिव है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 1H1, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 1H2, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 1H3, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 1H4। तो डी स्टूडेंट यानी कि 1H3 हाइड्रोजन वर्ग जो होता है वह हमारा रेडियो एक्टिव तत्व होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में पहला तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक हमारे पास 1 होता है। वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं, ये आप लोग याद रखें। तो हाइड्रोजन के 30 हमारे पास समस्थानिक होते हैं, मैंने 30 बोल दिया गलत, यानी कि और हमारे पास 1H1 यानी कि ड्यूटेरियम, सॉरी यहाँ पर प्रोटियम, और हमारे पास 1H2 यानी कि ड्यूटेरियम, और हमारे पास 1H3 यानी कि ट्राइटियम, ये हमारे समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा 1H3 है हमारा रेडियोधर्मी है क्योंकि इसके 3 समस्थानिक में एकमात्र हमारे जो ट्रिटियम है वह प्रकृति में रेडियोधर्मी है, यानी कि यह रेडियो एक्टिव तत्व है, बाकी के हमारे ये दोनों रेडियो एक्टिव तत्व नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 45, कह रहा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है, यानी कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है उसका एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है PVC, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है बेकेलाइट, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है नियोप्रीन। तो ऑप्शन ए की बात करें PVC की फुल फॉर्म भी पेपर में पूछ ली जाती है। तो PVC की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड इसकी फुल फॉर्म होती है, आप लोग याद रखिए। तो हमारे पास जो बेकेलाइट होता है वो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण होता है, यानी कि जो हमारा विद्युत का कुचालक होता है, इसका प्रयोग हम इंसुलेटिंग गुण के कारण इसका हम विद्युत स्विच यानी कि विद्युत स्विचेस में प्रयोग करते हैं। जो प्लास्टिक लगी होती है यहाँ पर वो हमारे बेकेलाइट ही होते हैं, इसका और उपयोग विद्युत इंसुलेटर में बनाने के लिए करते हैं, यानी कि यह एक इंसुलेटिंग डिवाइस है और मटेरियल है, तो इसका प्रयोग इंसुलेटिंग डिवाइसेस बनाने में प्रयोग करते हैं इंसुलेटर में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में Na+ तथा Cl- आयन घिरे होते हैं, तो क्रमशः ... Cl- तथा ... Na+ आयन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 3, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास 5, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास 6, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 4। तो डी स्टूडेंट NaCl यानी कि NaCl और हमारे पास तथा क्लोराइड में प्रत्येक Na+ तथा 6 Cl- यानी कि प्रत्येक 1+ Na+ तथा 6 Cl- आयनों द्वारा प्रत्येक जो हमारा होता है Cl- आयनों से घिरा होता है। तो डी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 आयनों द्वारा ये हमारे घिरे होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है कि निम्न में से प्राकृतिक कोलाइड है, यानी कि प्राकृतिक कोलाइड हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है स्टार्च विलयन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है रक्त, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है NaCl विलयन, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है गन्ने का रस। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा यहाँ पर रक्त होता है यह हमारे पास एक प्राकृतिक कोलाइड होता है, जबकि NaCl विलयन का हमारा स्टार्च विलयन और गन्ने का रस आदि कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं, यानी कि
ये हमारे पास स्टार्च विलयन कामा एनएसीएल विलयन कामा गन्ने का रस हमारे प्राकृतिक रूप से नहीं तैयार किया जाती है, हमारे कृत्रिम से बनाया जाता है, जबकि हमारा रस रक्त होता है वह हमारा प्राकृतिक कोलाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 48 कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणुओं के परस्पर संयोग करके वृहद श्रृंखला बनाने की क्षमता कहलाती है, यानी कि हमारा जो कार्बन टू कार्बन हमारे पास बड़ी सीरीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है आसवन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है वाष्पन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास संकलन, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है क्रिस्टलीकरण। तो दोस्तों इसे हम यानी कि संकलन यानी कि यहाँ पर कैंटिनेशन यानी कि यहाँ पर कैटिनेशन यानी कि कैटिनेशन कहते हैं इसे, यानी कि श्रृंखलन कहते हैं। तो दोस्तों किसी तत्व के परमाणुओं के परस्पर संयोग करके बृहद श्रृंखला बनाने की क्षमता संकलन कहलाती है। संकलन एक ही तत्व के परमाणु की लंबी श्रृंखला में जुड़ाव होता है। तो कार्बन में संकलन आसानी से होता है, यानी कि कार्बन की हमारे पास सीरीज जल्दी से जल्दी बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है करा कि अक्रिय गैसों के लिए सत्य कथन नहीं है, यानी कि अक्रिय गैसों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है यह अधात्विक प्रकृति की होती है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है या परमाणुविक अवस्था में होती है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है या रेडियोधर्मी है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सर्वाधिक क्रियाशील जीनान गैस है। तो डी स्टूडेंट जो हमारे पास यानी कि जो नोबेल गैसें प्रकृति में रेडियोधर्मी नहीं होती हैं, रेडियोधर्मी ना होने के कारण ये हमारे अत्यधिक स्थिर होती हैं। हालांकि हमारे पास रेडान जो एक उभयधर्मी हमारे पास रेडियो नोबेल गैस है, लेकिन इसे अपवाद माना जाता है। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारी रेडियोधर्मी तत्व नहीं होती हैं। बाकी की ये तीनों हमारी कथन सही हैं, लेकिन ये हमारे अक्रिय गैसों के लिए हमारा पास गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि एवोगाड्रो संख्या कामा परमाणुओं की संख्या दर्शाती है कि एवोगाड्रो संख्या में कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 12 ग्राम C12 में, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 320 ग्राम सल्फर में, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 32 ग्राम ऑक्सीजन में, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 12.27 ग्राम आयोडीन में। तो डी स्टूडेंट एवोगाड्रो संख्या यानी कि 12 ग्राम, यहाँ पर 12 ग्राम हमारे पास C12 समस्थानिक में परमाणुओं की संख्या को एवोगाड्रो संख्या दर्शाती है। तो क्योंकि C12 के ग्राम में परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो डी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डी स्टूडेंट आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये मैराथन क्लास आपको अच्छी लगी होगी। डी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। ये क्लास आने वाली 2 तारीख को जो आपका एग्जाम है उसको बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, तो इसे आप लोग अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए और उनकी भी मदद करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे जल्दी अगली मैराथन क्लास में।